नमस्कार, स्वागत है सबलता आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अर्थक्वेक का टॉपिक। इससे पहले कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वगैरह ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे। रॉक्स का टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम एक बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भूकंप। तो ये सभी प्रकार के आपके जितने भी शिक्षक पात्रता के एग्जाम हैं, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो और भी किसी भी वर्ग का एग्जाम होगा, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए क्या है आपका महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी हम नॉर्मली जो टारगेट कर रहे हैं वो वर्ग एक है। इसके अलावा आप अन्य पात्रता परीक्षाओं को भी टारगेट कर सकते हैं। और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं शिक्षक पात्रता के अलावा, आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन टॉपिक्स के लिए, उन एग्जाम्स के लिए भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, यानी कि पूरी क्लासों को ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा आज का भूकंप। और क्लास पढ़ने का जो हमारा शेड्यूल है वो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा क्लास का फॉर्मेट है वो आपका एमसीक्यू और इंक्लूडिंग थ्योरीज और उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एमसीक्यू के बेस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे भूकंप की उत्पत्ति बिंदु को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1990 और यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। फोकस सेंटर, विवर्तनिकी बिंदु, कंपन या भूकंप। तो यहाँ पर कुछ शब्द को हम समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर भूकंप शब्द को देखा जाए, तो इस भूकंप शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो भूकंप का मतलब क्या होता है। तो जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सतह पर जो कंपन पैदा होता है, पृथ्वी की सतह पर जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, उसी कंपन को कहा जाता है भूकंप। तो हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला कंपन क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहां तक। तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला कंपन क्या कहलाएगा? भूकंप। अब भूकंप पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला कंपन है, यहां पर लेकिन याद रखेंगे इसकी जो उत्पत्ति है, ये जो उत्पत्ति है इसकी, वो भूकंपीय तरंगों के रूप में होती है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है वो हमारे लिए होती है भूकंपीय तरंगे। तो हम कहेंगे पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं और इस भूकंप की उत्पत्ति भूकंपीय तरंगों के रूप में होती है। और पृथ्वी के जिस स्थान पर ये भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी का वह स्थान जहां पर यह भूकंपें सर्वप्रथम उत्पन्न होती हैं, उस स्थान को कहा जाता है फोकस सेंटर, या इसी को कई बार कहा जाता है हाइपो सेंटर, और हिंदी में कहें तो भूकंप मूल। तो देवनागरी में भी पूछा जाता है और कई बार इंग्लिश में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भूकंप मूल या फोकस सेंटर या हाइपो सेंटर क्या होता है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। तो पृथ्वी का वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाएगा, एपिसेंटर कहलाएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। तो ओरिजिन पॉइंट हमारे से पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन पॉइंट आंसर क्या होगा? फोकस सेंटर, भूकंप फोकस, विवर्तनिकी बिंदु, तो ये तो आंसर नहीं आएगा, वाइब्रेशन नहीं आएगा, भूकंप केंद्र, अर्थक्वेक सेंटर। तो ये अर्थक्वेक सेंटर या फोकस, तो ये जो होता है अर्थक्वेक सेंटर, इसको कहा जाता है एपी सेंटर। तो ये तो कहलाएगा हमारा जहां पर अर्थक्वेक फील होगा उसको कहते हैं अर्थक्वेक सेंटर यानी कि एपी सेंटर। और जिस स्थान पर सबसे पहले फोकस होता है उसको कहा जाता है फोकस सेंटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा? तो ए आंसर यहां पर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वह स्थान भूकंपीय घटना सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि जहां पर भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम उत्पन्न होती हैं उसको फोकस सेंटर,
और जहां पर इनका अनुभव किया जाता है। तो पृथ्वी की सतह के अंदर, अगर हम पृथ्वी की सतह के अंदर मान के चले कि ये हमारा पूरे का पूरा क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट के अंदर, और याद रखना हमेशा जब भी भूकंप आएगा वो क्रस्ट में ही आएगा, मेंटल वाले पार्ट में, जो दुर्बल मंडल वाला पार्ट है, दुर्बल मंडल वाले पार्ट में कभी भी अर्थक्वेक उत्पन्न नहीं होते हैं। अर्थक्वेक हमेशा किसमें होते हैं? क्रस्ट वाले पार्ट में ही उत्पन्न होते हैं। तो इस क्रस्ट में भूकंप उत्पन्न होगा तो यहां से भूकंपी लहरें निकलेंगी, तरंगे निकलेंगी। तो यहां से जो भूकंप की तरंगे निकलेंगी तो वो तरंगे सबसे पहले पृथ्वी के किस स्थान पर पहुंच सकती हैं? तो हम देखेंगे कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु वो बिंदु होगा जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंच सकती हैं। इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है अधिकेंद्र एपीसेंटर। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? अधिकेंद्र एपीसेंटर। और जहां पर उत्पन्न होता है उसको कह दिया जाता है फोकस सेंटर या हाइपो सेंटर। तो बीच में जो उत्पन्न हो रही है ये क्या है? ये हमारी भूकंपीय तरंगे हैं। तो ये क्या है? हमारी भूकंपीय तरंगे हैं। तो भूकंपीय तरंगों के रूप में इसकी हमेशा उत्पत्ति होती है। और दूसरी पॉइंट और याद रखना कि इनके बीच में हमेशा, तो फोकस सेंटर और एपी सेंटर, तो ये हो गया आपका फोकस सेंटर और यहां हो गया आपका एपी सेंटर। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और इनके बीच में हमेशा आप देखोगे अगर एंगल डाल दिया जाए तो हमेशा इनके बीच में एक 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी बॉम्बे अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर। तो जहां पर उत्पन्न होगा उसको कहेंगे फोकस सेंटर और जहां पर सबसे पहले फील होगा उसको कहेंगे एपी सेंटर। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अब आप कहेंगे सर अर्थक्वेक के टॉपिक में सुनामी कहां से आ गया? क्योंकि सुनामी की जो उत्पत्ति है, सुनामी की जो उत्पत्ति है, सुनामी की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण, सुनामी की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भूकंप को ही माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सुनामी को साथ में लिया जाता है। और सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, क्योंकि सुनामी से जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है या देश कहें तो सुनामी से सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है वो आपका जापान है। इसलिए सुनामी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एक जापानी भाषा के शब्द से हुई है। इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती हैं? विच ऑफ दीज वेज कॉज कंप्रेशंस एंड एक्सपेंशंस इन रॉक? तो एस तरंगे, पी तरंगे, धरातरीय तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो यहां पर जब तरंगों की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इनको डिटेल से समझ लेते हैं। तो एक तो होता है भूकंप को समझना और एक होता है भूकंपीय तरंगों को समझना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होती है वो आपकी क्या होती है? भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती है आपकी बॉडी वेव्स और एक कहलाती है आपकी सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स मतलब सतही, जो इनको आंतरिक तरंगे या काय तरंगे भी कहा जाता है, और धरातली तरंगें जो ऊपर के धरातल के ऊपर ऊपर चलेंगे। बॉडी वेव्स में दो तरीके की तरंगे हम शामिल करते हैं। इसमें प्राइमरी वेव्स यानी कि पी तरंग को शामिल किया जाता है और इसमें एस तरंग को शामिल किया जाता है। तो इसमें आती पी तरंग और एस तरंग, और सरफेस वेव के अंदर शामिल की जाती है एस एल तरंग। तो यहां पर आएंगी पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंगे जो रहती हैं ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। पी तरंगे पहली चीज तो याद रखेंगे ये ठोस और तरल मतलब सभी माध्यम में गति कर सकती हैं। जो एस तरंगे ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है, अन्य किसी माध्यम में गति नहीं करेंगे। ये ठोस तरल सब में गति कर सकती है, ज्यादातर ठोस में होता है, बाकी तरल में भी गति कर सकती है। पी तरंग का जो नेचर होता है ये अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। आगे जाके क्वेश्चन आएंगे तो हम ये अनुदैर्ध्य को भी समझेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रकृति क्या होती है। तो इसका नेचर अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है और इसका जो नेचर होता है वो अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। तो पी तरंगे किन तरंगों की तरह काम करती है? हम कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह काम करती हैं। और एस तरंगे किन तरंगों की तरह काम करती है? अनुप्रस्थ तरंगों की तरह बात करती हैं।
इन तरंगों में एक पॉइंट और याद रखना, इनकी जो आवृत्ति होती है ये सबसे उच्च आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। तो सबसे उच्च आवृत्ति किसमें मिलेगी, और इससे अगर हम कम जाएंगे तो इसको मध्यम भी कह सकते हैं, मध्यम आवृत्ति। तो मध्यम फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी वो किसमें मिलेगी, इसमें। और सबसे कम आवृत्ति जो मिलती है, सबसे कम आवृत्ति जो मिलती है वो आपकी एल तरंगों के, अगर कंपेयर करके देखा जाए, देखो अगर पी एस और एल को कंपेयर करोगे तो पी में आवृत्ति ज्यादा है, पी में आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। एस में आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एल में आवृत्ति सबसे कम होती है, लेकिन अगर पी और एस के नजरिए से देखेंगे तो एस की आवृत्ति पी की आवृत्ति से कम है, लेकिन एल और एस के नजरिए से देखेंगे तो पी की आवृत्ति एल की आवृत्ति से ज्यादा है। तो कई बार कंपेयर करके भी आ जाता, तो एस आपकी मॉडरेट रहती है, जो पी तरंगों से कम आवृत्ति की होती है, लेकिन एस तरंगों से ज्यादा आवृत्ति की होती है। तो एक तो आपको इनकी आवृत्ति को खास तौर पर याद रखना, दूसरा इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना होता है वो इनके वेग को, तो चलो जो आवृत्ति है वही वेग होगा, लेकिन इनकी विस्फोटकता को बहुत इंपोर्टेंट याद रखना है। तो विस्फोटकता का जो क्रम होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, आवृत्ति में जो क्रम होगा, आवृत्ति का जो क्रम होता है उसका उल्टा होता है विस्फोटकता। तो पी एस और एल को यहाँ पर रखा जाए तो एरो चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर जो एरो बनेगा वो आपका इस डायरेक्शन में बनेगा, तो इसका मतलब आवृत्ति इस तरफ, सॉरी, अब जो विस्फोटकता वो इस तरफ बढ़ेगी। तो सबसे कम विस्फोटक पी होती है, उससे ज्यादा विस्फोटक एस और सबसे ज्यादा विस्फोटक एल होती हैं। इसलिए सबसे विनाशकारी, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी हैं, तो सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं एल, और सबसे कम विनाशकारी तरंग होती हैं वो होती हैं पी। इसलिए पी तरंगों को प्रकृति का मित्र भी कहा जाता है, पी तरंगों को हम प्रकृति का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये कब अलार्म की तरह काम करती हैं। तो पृथ्वी पर जब भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं तो सबसे ज्यादा आवृत्ति का मतलब होता है, इस तरीके से आवृत्ति पड़ी जाती है। देखो मैं समझा दे रहा हूं, एक बार समझ लेंगे फिर अपन एमसीक्यू करते रहेंगे। तो आवृत्ति जो होती है वो इस तरीके से देखी जाती है। तो यहां पर आप आवृत्ति देखेंगे तो ये जो पॉइंट रहते हैं, जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है इसको कहते हैं वेवलेंथ। तो ये दोनों श्रृंग कहलाते हैं, तो इस श्रृंग और इस श्रृंग के बीच के गैप को कहते हैं वेवलेंथ। तो यहां पर भी इस श्रृंग और इस श्रृंग के गैप को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। और यहां पर भी आप देखेंगे कि इन दो श्रृंगों के बीच का जो गैप आएगा उसको भी कहेंगे वेव लेंथ। तो यहां पर देखेंगे वेव लेंथ मतलब दो श्रृंगों के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है, वेव लेंथ बोला जाता है। तो यहां पर देखेंगे वेव लेंथ सबसे कम है, यहाँ वेव लेंथ ज्यादा और यहाँ पर वेव लेंथ सबसे ज्यादा। अब ये वेव लेंथ किस पर डिपेंड करती है, ये आवृत्ति पर डिपेंड करती है। अब यहां पर देखेंगे आवृत्ति का मतलब होता है एक तरीके से इसका वेग, मतलब स्पीड या ऊर्जा। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किस में मिल रही, पी के अंदर। तो पी तरंग की एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट जिगजैग करेगी। ये थोड़ी सी अगर देखेंगे तो इससे कम स्पीड में जा रही है, और यहां पर देखेंगे कि स्पीड कब सबसे कम होती जा रही है। तो एल की स्पीड क्या सबसे कम है, इसलिए इसको कई बार लॉन्ग वेव लेंथ भी बोला जाता है, लॉन्ग वेव्स भी बोल देते हैं। अगर आवृत्ति ज्यादा होती है तो आवृत्ति के हिसाब से क्या डिसाइड होता है, इसका वेग डिसाइड होता है। तो पी का वेग ज्यादा होगा, एस का वेग उससे कम होगा, एल का वेग सबसे कम होगा, और वेग के आधार पर ही इनकी विस्फोटकता निर्धारित होती है। तो विस्फोटकता मतलब उसका विनाश कितना ज्यादा करेगी, कितनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है ये। तो विनाशकारी की अगर हम देखें तो पी तरंग याद रखना सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती हैं, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ये विस्फोटकता बहुत कम रखती हैं। तो विस्फोटकता में देखेंगे तो ये क्रम बिल्कुल उल्टा बनेगा, विस्फोटकता का जो क्रम होगा वो बिल्कुल उल्टा बनेगा। तो सबसे कम विस्फोटकता जो है, तो पी के अंदर क्या है, सबसे कम विस्फोटक होंगी। तो सबसे कम जो विस्फोटकता है वो किसके अंदर मिल रही है, पी तरंग के अंदर। और सर्वाधिक जो विस्फोटकता है, तो सबसे ज्यादा जो विस्फोटकता है वो किसके अंदर मिलेगी, एल तरंग के अंदर। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो विनाशकारी हैं वो एल तरंगे हैं। और एल को लब से भी याद रखते हैं, लब नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी, और लब वैसे ही सबसे ज्यादा विनाशकारी
होता है। तो इसलिए आप लव वेव को यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें आवृत्ति सबसे कम है लेकिन इसकी सॉरी आवृत्ति सबसे ज्यादा है लेकिन विस्फोटकता सबसे कम हो जाएगी। एल तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है लेकिन विस्फोटकता यहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा होगी। एस तरंग को हमेशा कंपेयर करके पढ़ना है। ये मध्यम वाले में आती हैं, ये सबसे मध्यम रहेंगी। ये पी की तुलना में, पी से तुलना करेंगे तो आवृत्ति कम हो जाएगी, विस्फोटकता बढ़ जाएगी। एस से तुलना करेंगे तो आवृत्ति बढ़ जाएगी और विस्फोटकता कम हो जाएगी। तो एस को हमेशा क्या है, कंपेयर के साथ याद रखना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्न में से कौन सी सुनामी शब्द हो गया था, इनमें से कौन सी तरंगे चट्टानों के संकुचन एवं फैलाव लाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको भी साथ में पढ़ा था। तो एक तरंग होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की और एक तरंग होती है अनुदैर्ध्य प्रकृति की। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य प्रकृति में क्या डिफरेंस होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या डिफरेंस होता है, बताएं जल्दी। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ ही समझ लेते हैं। तो यहां पर देखो, समझो जरा। तो अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, ये जो तरंगे होती हैं इन तरंगों के अंदर तरंग की गति, ये क्या है, तरंग की दिशा, तरंग की दिशा, और इसमें जो कण हैं इसके अंदर जो कण रहेंगे उन कणों का कंपन। जैसे मान लो कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, हम कण बना लेते हैं, तो ये कण क्या करेंगे, इनकी दिशा भी इसी की तरह चलेगी। जैसे ये कण आगे जाएगा तो ये कण आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर इसी जाएगा, फिर इसको चार्ज करेगा। ऐसे कण अपनी दिशा से आगे जाता है और फिर पुनः वहीं पर वापस हो जाता है। तो यहाँ पर कणों का जो कंपन है, तो कणों का जो कंपन है वो भी आप देखेंगे इसी दिशा में चल रहा है और तरंग की दिशा भी वो है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे वो तरंगे होती है जहां पर कणों का कंपन और तरंगों की दिशा एक ही माध्यम में होती है, मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। दूसरा प्रकार होता है अनुप्रस्थ तरंगे, और ये पी तरंग का नेचर होता है। अनुप्रस्थ जो होती है वो एस तरंग के नेचर में होती है। तो यहाँ पर जो तरंग की दिशा है, तो ये हो गई तरंग की दिशा। तो तरंग तो इस तरफ चल रही है लेकिन इसमें जो कणों का कंपन है, इसमें जो कणों का कंपन होगा तो कण जो आपके इस तरीके से रहेंगे। तो ये कण आगे पीछे नहीं जाएंगे बल्कि ये कण इसको चार्ज करेगा, फिर ये इस तरीके का एक सिस्टम बनाएंगे, ऐसे करके चलेगा। मतलब ये एक कणों का जो कंपन है वो लंबवत होगा, कणों का कंपन लंबवत होगा। किसके लंबवत, तरंग की दिशा के लंबवत होता है। और ये किन तरंगों का नेचर होता है, एस तरंगों का नेचर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी तरंगे संकुचन पर आधारित होती हैं, तो वो तरंग आएगी आपकी कौन सी, पी तरंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जब ये कण आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही है, तो क्वेश्चन आपका इसी से जुड़ा हुआ है। जब ये दो कण यहाँ पर होते हैं तो ये कण इसको आगे की ओर प्रेस करता है, फिर ये कण पीछे की तरफ आता है। तो इसी स्थिति में क्या होता है, इनमें संकुचन पैदा होता है। इन्हीं में क्या पैदा होगा, संकुचन पैदा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है। पहले कंप्रेस करेंगी फिर फैलाव आएंगे, फिर कंप्रेस करेगा फिर फैलेगा। तो पी तरंग का नेचर इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ये तरंगे भी, तो भूकंप से संबंधित प्रत्यास्थ प्रतिस्पेदन इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम आगे जाकर कुछ भूकंप के कारण आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, भूकंप आने के कारण क्या है, तो रीजन क्या है अर्थक्वेक के। तो उन कारणों के अंदर देखा जाए तो एक कारण तो जो सबसे प्रमुख माना जाता है वो होता है हमारा कौन सा, प्लेट
विवर्तनिकी। तो सबसे जो प्रमुख कारणों में कारण माना जाता है वो कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी, ये सबसे प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा विषा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट से भी अर्थक्वेक पैदा हो सकता है। इसके अलावा और कारणों की देखें तो एक प्रत्यास्थ ऊर्जा वाला जो सिद्धांत है ये रीड महोदय के द्वारा किया गया था, इसको समझाते हैं अभी क्या है। और एक होता है भूस्थैतिक आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, समायोजन। तो ये कुछ कारण होते हैं जिन कारणों से माना जाता है कि भूकंप आता है, और भी कई छोटे छोटे कारण हैं। तो इसमें अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो रीड पर है। तो रीड के द्वारा क्या दिया गया था? इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी दिया गया था। इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी क्या है? तो इनका ये मानना था कि हर चट्टान के अंदर एक लोचदार ऊर्जा होती है, एक इलास्टिक एनर्जी होती है। जैसे ये मार्कर है तो इसमें भी एक इलास्टिक एनर्जी होगी, तो इसको अगर मैं तोड़ने का प्रयास करूं तो ये उतने प्रयास से टूटेगा जितनी इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ लूं, देखो जैसे ये समझ लें, अगर हम इसको इस तरीके से दोनों तरफ रखें और इसके ऊपर कुछ प्रेशर डाला जाए तो ये कितनी, अगर मान लो एक लंबी प्लेट लेकर इस तरीके से लंबा करके रखा जाए और उसके ऊपर कुछ प्रेशर रखा जाए तो ये कितने प्रेशर को वहन कर सकता है या सहन कर सकता है? तो कोई भी चट्टान है उसके ऊपर जब प्रेशर डलता है, जब पृथ्वी के अंदर चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो चट्टान की एक लिमिट होती है हर चीज को सहन कर। जैसे कहते हैं ना, किसी को ज्यादा परेशान करो तो वो क्या कहता है? तो वो कहता है कि मेरे सहन करने की एक सीमा है, मैं एक सीमा के बाद सहन नहीं करूंगा। तो उसी प्रकार चट्टानों में मान के चलना कि जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों के लेयर्स होती हैं उनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो एक लिमिट तक ही वो क्या है, प्रेशर को सहन कर सकती हैं। जब उनकी एनर्जी टूट जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, तो वो चट्टानें ब्रेक होती हैं। तो जैसे ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें टूटना प्रारंभ होती हैं तो चट्टानें टूटने के कारण सतह पर क्या होते हैं, वाइब्रेशन महसूस होते हैं, और उन्हीं वाइब्रेशंस को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। तो ये रीड का सिद्धांत था। भूस्थैतिक समायोजन सिद्धांत भी लगभग इसी तरीके की बातें करता है। तो इनका ये कहना होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं वो अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि हमने क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी के एडजस्टमेंट को डिस्टर्ब कर रखा है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करती है। तो उसी एडजस्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, चट्टानें ऊपर नीचे होती हैं, आंतरिक परतें हिलती हैं, डुलती हैं, तो उसी का असर हमारे सतह पर दिखाई देता है और हम कहते हैं अर्थक्वेक आ गया। तो पहले हमने अर्थ को डिस्टरबेंस किया था, अब वो अपने आप को एडजस्ट करेगी। और जब पृथ्वी या नेचर हमारा अपने आप को एडजस्ट करेगा तो फिर उसका भुगतान हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, और वही आपका एक आपदा के रूप में शामिल होता है। कौन सी भूकंपीय तरंग लहरों की गति के दिशा समकोण पर कंपन करती? विच सिस्मिक वेव्स वाइब्रेट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। इसको राइट एंगल की जगह आप चाहो तो टर्म यूज कर लेना, क्या यूज करोगे इसके लिए, लंबवत, या आप कह सकते हो इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल कह सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि तरंग की दिशा और कणों का कंपन अगर ये विपरीत दिशा में चल रहा है तो वो आपके एस तरंग का नेचर होता है, और ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। तो ये किसका होता है, एस तरंग का नेचर। तो ये आपका किसका होगा, एस तरंग का नेचर होता है। पी तरंग हम पढ़ ही रहे, एस पढ़ ही रहे, रिले भी आपको बता देंगे आगे जाकर। भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए जाते हैं। भूकंप लेखी को कहते हैं इंग्लिश में सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है, भूकंप के झटकों को महसूस करना। भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों को जानने में हमारी मदद करता है। याद होगा जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, उस आंतरिक संरचना के अंदर जब हमने एविडेंस को देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे प्रमुख हमारे पास साक्ष्य क्या है, तो उन साक्ष्यों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ही सबसे महत्वपूर्ण, सॉरी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो हमारे पास भूकंप ही होता है, क्योंकि भूकंपी तरंगों का अध्ययन करके हम पृथ्वी के आंतरिक सतहों की जानकारी
ले सकते हैं, क्योंकि भूकंपीय तरंगों का नेचर अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे पी तरंग है वो ठोस द्रव में सब में गति करती है, एस तरंग है वो केवल आपका क्या है, ठोस में ही गति करती है। तो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में मान लो कि जिस तरीके से ये बॉटल है, तो इस बॉटल के अंदर अगर हमें मालूम करना पड़े कि यहाँ पर कहाँ, अभी तो आप कहोगे सर नीचे लिक्विड है ऊपर लिक्विड नहीं है, मान लो ऊपर का पार्ट ठोस है यहाँ पर लिक्विड है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऐसे ये लैमिनेट होगा। तो अगर ये पूरी तरीके से इसको चारों तरफ से लैमिनेट कर दिया जाए, अगर मान लो इस तरीके से हम इस पूरे बॉटल को कवर कर लें, तो इसको कवर करने के बाद आप कैसे बताओगे, अब तो नहीं दिख रहा ना कि कहां पर पानी है कहां पर नहीं है, कि अभी भी दिख रहा है। तो इसको जब हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें भूकंपी तरंगे कहां पर। अब मान लो कि कोई तरंग आई, वो इधर से हमने डाली और नीचे से निकलकर बाहर आ गई, तो जब ये ऊपर से डाली नीचे से निकलकर बाहर आ गई, तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस पार्ट भी है और द्रव पार्ट भी होगा। तो ठोस द्रव दोनों को क्रॉस कर रही है। चलो उससे ये भी, अब ये नहीं मालूम पड़ेगा कि द्रव है कि नहीं है, क्योंकि पी तरंग ठोस को भी माध्यम क्रॉस करती है और द्रव को भी माध्यम करती है। लेकिन जब इसमें एस तरंग डालेंगे तो हो सकता है एस तरंग आपकी यहां तक जा तो रही है, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही। हमें दिख रहा है कि एस तरंग यहां तक रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इससे एस तरंग नीचे नहीं जा रही, क्योंकि अंदर का जो माध्यम है वो कैसा है, तो नीचे का माध्यम पूरा लिक्विड है और लिक्विड माध्यम में एस तरंग मूव नहीं करती। तो इसलिए हमें पृथ्वी के अंदर मालूम पड़ जाता है कि कहां पर तरल माध्यम होगा, कहां पर ठोस माध्यम होगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ए और आर दोनों सही, तथा आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। तो भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों दर्जे दर्ज किए जाते हैं, और भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों को जानने का एक महत्वपूर्ण सोर्स भी हमारे पास होगा। भारत में कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर भूकंप क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, तो भारत को 4 सिस्मिक जोन में डिवाइड किया जाता है। सिस्मिक जोन मतलब भूकंपी क्षेत्र कह सकते हैं। तो 4 सिस्मिक जोन में भारत को डिवाइड करते हैं, जिसमें है सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट कहाँ चला गया, इससे पहले यहाँ पर फर्स्ट भी था, लेकिन फर्स्ट को क्या है, जब नया अध्ययन किया गया 1983 के बाद जो नई स्टडी आई, तो इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ तो कह सकते हैं समाप्त कर दिया गया, या इसको थर्ड सेकंड के अंदर ही मर्ज कर दिया गया। मतलब जो फर्स्ट वाले क्षेत्र में आते थे उन सारे क्षेत्रों को हमने क्या किया, सेकंड में ही मर्ज कर दिया है। और ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो जो तीव्रता की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे कम प्रभावी क्षेत्रों को किसमें रखा जाता है, तो ये सबसे कम प्रभावी क्षेत्र होते हैं। तो सबसे कम प्रभावित क्षेत्र जो हैं वो आपके आएंगे कहां पर, सेकंड में। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो आएंगे जोन 5 के अंदर। तो सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किसमें किया जाता है, जोन सेकंड में। और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को किसमें शामिल किया जाता है, जोन 5 में। अब ऐसा क्यों किया गया, फर्स्ट वाले को हटाया क्यों गया, तो अगर हम देखें 1993 1893 में एक भूकंप आता है लातूर। तो महाराष्ट्र के लातूर में एक भूकंप आया था। तो इस भूकंप की घटना ने क्या किया, पूरी की पूरी डेफिनेशन को ही बदल दिया। अगर हम इस लातूर से पहले की बात करें, देखो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पर अगर हम लातूर भूकंप को ले लें यहाँ पर, तो भारत में एक भूकंप आएगा जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में महातूर लातूर अर्थक्वेक। तो लातूर अर्थक्वेक से पास्ट में जाएंगे और अब इसके प्रेजेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इससे पहले भूकंप को 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। और ये हम अभी बता चुके हैं कि ये सबसे प्रभावित क्षेत्र होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र यही आता है। और इस वाले क्षेत्र को भूकंप मुक्त क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिस्मिक फ्री जोन, भूकंप मुक्त
क्षेत्र कहा जाता था और ये सबसे कम प्रभावित होता था, सबसे कम प्रभावित को इसमें रखा जाता। बाकी धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे और ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो अब क्या हुआ कि भारत को 4 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा था कि भारत के अंदर जो भूकंप का क्षेत्र है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो विवर्तनिकी क्षेत्र यानी कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप क्या है, सबसे ज्यादा आते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र में भूकंप भारत में सबसे ज्यादा आते हैं। तो जोन 5 जो रहेगा और जोन 4, तो 5 और 4 जो है वो मोस्टली हमें हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। तो 5-4 कहाँ मिलते हैं, हमें लगभग हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल जाते हैं। और जोन 3 आपका लगभग मैदानी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में मिल जाता है। तो 4 और 5 ऊपर मिल जाएंगे, 3 यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड आपका पेनिनसुलर के कुछ रीजन्स थे जहां पर हमें क्या मिल जाता था, सेकंड का इफेक्ट थोड़ा बहुत मिल जाता था, जो थोड़े बहुत तटीय क्षेत्र प्रभावित थे। लेकिन सामान्यतः जो पठारी क्षेत्र था, ये कह सकते हैं सामान्यतः जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश भाग था, इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र को अधिकांशतः भूकंप मुक्त माना जाता था। इसको क्या माना जाता था, इसको कहा जाता था कि एक तरीके से भूकंप मुक्त क्षेत्र है, यहां पर अर्थक्वेक नहीं आते हैं। लेकिन जब लातूर अर्थक्वेक की घटना घटित हुई, तो लातूर अर्थक्वेक की घटना के बाद जो कॉन्सेप्ट ये बनाया हुआ था कि प्रायद्वीपीय भारत में अर्थक्वेक नहीं आता है, तो वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया। तो नए कारणों की खोज की गई, नया कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो हमने लिस्ट को भी रिवाइज किया। तो हमने जो फर्स्ट था, इस फर्स्ट को मर्ज कर दिया किसके अंदर, सेकंड लिस्ट के अंदर। तो ये समाप्त हो गया। तो अब ये कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं लातूर अर्थक्वेक के बाद ये माना जा सकता है कि भारत का आज कोई भी क्षेत्र भूकंप मुक्त क्षेत्र नहीं है। तो अब सेकंड और फिर आपका आ गया थर्ड और फिर 4 और फिर 5। तो वर्तमान में भारत को कितने भूकंपी जोन में डिवाइड किया जाता है, 4। पहले कितने थे, 5। इसलिए कई किताबों में 5 भूकंपी क्षेत्र होते हैं, कई किताबों में 4 भूकंपी क्षेत्र होते हैं। तो वर्तमान में लातूर अर्थक्वेक के बाद जो बचेंगे वो आपके वर्तमान में 4 ही आएंगे। तो 4 और 5 अगर ऑप्शन दिया है तो 4 वाला ज्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा न्यून भूकंप क्षेत्र है, मतलब सेकंड जोन आपसे पूछा जा रहा है। तो सेकंड जोन कौन सा आएगा, देखो कश्मीर हिमालय तो आएगा नहीं, गुजरात आएगा नहीं, क्योंकि गुजरात भी आपका जोन 4 के अंतर्गत आता है। गुजरात अर्थक्वेक हम पढ़ते हैं 2004 में अर्थक्वेक जो आए थे, तो गुजरात का अर्थक्वेक तो काफी डेंजर होता है, तो ये आएगा नहीं। कश्मीर तो हिमालय वाला क्षेत्र है, ये तो जोन 5 में या जोन 4 में होगा। पश्चिमी महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो ये भी जो है, जो भूकंप मुक्त क्षेत्र माना जाता था, जो लातूर अर्थक्वेक वाला आया था, तो बाद में इसको भी जोन 3 में शामिल कर लिया गया। तो ये आपका मोस्टली जोन 3 में ही आता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो जो बेस्ट आंसर होगा वो अरावली का पर्वत पदी क्षेत्र कह सकते हैं। तो हिमालय का जो, सॉरी, मैं अरावली का क्षेत्र है उसको थोड़ा सा भूकंप मुक्त क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, तो इसमें अरावली आंसर आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। और ये आरपीएससी 2020 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया, चट्टानों के भ्रंश तल के सारे खिसकने के कारण विवर्तनिकी भूकंप आते हैं। तो सिंपल भाषा में कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि चट्टानों में जो टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज होती हैं, उसी टेक्टोनिक के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो ये कोटेशन कहीं ना कहीं सही भी दिख रहा है। कह रहा है कि काय तरंगे, काय का मतलब यहाँ पर बॉडी वेव से है, काय धरातरी तरंगों को उत्पन्न, तरंगे धरातरी तरंगों को उत्पन्न करती हैं, बॉडी वेव्स सरफेस वेव्स को उत्पन्न करती। ये तो स्टेटमेंट ही सही नहीं लग रहा। फिर तरंगे तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती है, देख लेते हैं। तो बॉडी वेव्स धरातरी तरंगों को उत्पन्न करती हैं, ये हो सकता है बॉडी वेव्स जनरेट द सरफेस वेव। ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। पी तरंगे तरंग के दिशा के समानांतर काम करती हैं। तो तरंग की दिशा और कणों का कंपन, अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, सॉरी अनुदैर्ध्य तरंगे। तो उनको क्या बोला जाता है, अनुदैर्ध्य तरंग।
तो अनुदैर्ध्य तरंगों की जो विशेषता होती है वो पी तरंग की होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये एक चीज और याद रखना है, जो ये हमारा जो ध्वनि होता है, जो हमारी ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरे जो मुंह से साउंड निकलेगा, तो जो एक तो हो गई तरंग की दिशा और दूसरे होंगे मेरे मुंह से और आपके माध्यम के बीच में। तो कुछ डिस्टेंस तक जहां तक हमारा साउंड आ सकता है वहां तक क्या है, कुछ कण है। तो ये कण क्या करते हैं, एक दूसरे से आगे जाते हैं, टकराते हैं, आगे जाते हैं, टकराते हैं, और साउंड आगे की ओर ट्रांसफर होता रहता है। तो साउंड वेव्स का एग्जाम्पल क्या होता है आपका, अनुप्रस्थ तरंगे। तो ऐसे तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह काम करती हैं। तो ध्वनि तरंगों की नहीं, ये आपकी लाइट वेव या प्रकाश तरंगों की तरह काम करती है। तो यहाँ पर लाइट वेव ऑप्शन होना चाहिए था। तो ये ध्वनि तरंग की तरह जो काम करती है वो, एक मिनट, हाँ तो सही तो है। तो ध्वनि तरंग की तरह जो काम करती है वो पी तरंग काम करती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, पी तरंग होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो डी आंसर इसका कर लेना। ये थोड़ा सा डाउट था ऑप्शन में, ये पता नहीं इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते तो शायद सही होता। तो डी, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल क्या है यहाँ पर गलत है। तो हम डी पर ज्यादा जा सकते हैं। ठीक है, ये भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारों ही निकलती है। तो भ्रंश मतलब होता है भ्रंश घाटियों के किनारों पर जब प्लेटें टकराती हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसी से अर्थक्वेक आते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। अधिकेंद्र भूकंप पर अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के समीपतम बिंदु होता है। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल पर आते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। तो उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं हम, फोकस सेंटर, और इसको बोल देते हैं अवकेंद्र को बोल देते हैं हाइपो सेंटर। तो ये तो सही है ना, इसको हाइपो सेंटर भी बोले या हाइपो सेंटर बोले, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। भूकंप उत्पन्न, ये वाला भी सही था। अधिकेंद्र भूकंप मूल पर उद्गम केंद्र के समीप उत्पन्न होता है। तो जो अधिकेंद्र होता है, एपी सेंटर होता है, तो ये एपी सेंटर के सबसे नजदीक का जो पॉइंट होता है वो आपका उद्गम केंद्र या फोकस सेंटर ही होता। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें, सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं। तो मैंने अभी शुरू में बताया था कि पृथ्वी की क्रस्ट में, तो पृथ्वी के क्रस्ट में जब भी भूकंप आएगा तो वो हमेशा क्रस्ट के अंदर ही आएगा। कभी भी क्रस्ट के नीचे अर्थक्वेक नहीं लाना। तो जब भी भूकंप आएगा, क्रस्ट आएगा, मेंटल वाला जो पार्ट है यहाँ पर, तो ये जो मेंटल वाला पार्ट है हमारा, जिसको हम दुर्बल मंडल भी बोल देते हैं, तो इस दुर्बल मंडल के अंदर, इस दुर्बल मंडल के अंदर याद रखना कभी भी अर्थक्वेक नहीं आएगा। तो आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आएगा। सुनामी तरंगों की उत्पन्न होती है, ये तो हम जानते हैं, सुनामी भूकंप से उत्पन्न होती है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप में देशांत, अनुप्रस्थ और सतह तरंगें यहां उत्पन्न होती हैं। इन अर्थक्वेक लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड सरफेस वेव आर जनरेट। तो किसी भी प्रकार की तरंगे हो वो कहां पर उत्पन्न होती है, कुल मिला के भूकंपी तरंगे कहां उत्पन्न होती है, पृथ्वी के सतह केंद्र बिंदु में, एट द फोकस पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, एट द फोकस पॉइंट ऑन द इनसाइड द अर्थ, एट द एपी सेंटर। तो एपी सेंटर में तो उत्पन्न नहीं होंगी, और ये भी एपी सेंटर दिया तो इसमें उत्पन्न नहीं होगी। तो फोकस पॉइंट दिया हुआ है, तो फोकस पॉइंट कहाँ होता है, तो फोकस पॉइंट जो बनता है, तो फोकस पॉइंट हमेशा कहाँ बनेगा, पृथ्वी के अंदर बनेगा। तो यहाँ जो बनेगा उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ जो बनता है उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। तो इसलिए आंसर जो आएगा वो क्या होगा, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु से। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर मतलब है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगों से। तो पी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एस को बोलते हैं ट्रांसवर्स, और सरफेस बोलते हैं एल को। तो क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है कि पता नहीं क्या पूछ रहा है। केवल आपको वेव्स के ओरिजिन के बारे में पूछा गया, उतना ही हमें बताना होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो यहां पर कुछ तीव्रता दी हुई है 7.78, 4.9 से 5, 3.8 से अधिक 4.6। तो शक्तिशाली, पावरफुल, डिस्ट्रक्टिव, डिसवस्टिंग और कैटालास्टिक प्रलयकारी। तो सबसे जो प्रलयकारी होते हैं वो 7 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रलयकारी। मतलब जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाएगी भूकंप उतना ज्यादा विस्फोटक
होता जाएगा तो डी का आ जाएगा 1, तो डी का 1 तो किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहाँ का डी का 2 आएगा या 3 आएगा या फिर 4 आएगा। तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो प्रलयकारी से ऊपर भी हो सकता है डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसकारी, शक्तिशाली, विनाशकारी, तो ये विध्वंसकारी में हो सकता है बी का 1। तो अगर बी में 1 लगाए यहाँ पर, तो ये मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, इसको कैसे सेट करते हैं। तो बी के 1 में जाएंगे तो बी का 1 यहाँ पर सही आ रहा है, और डी का 2 लगा देते हैं, ये भी नहीं बने। ये कुछ कंफ्यूजन है इसमें, तो इसको लास्ट में मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक सॉल्यूशन के साथ आपको करा दूंगा, कि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं ये पॉइंट्स में दिक्कत है, तो इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अगला देखें, अल्लाह बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो अल्लाह बुंद हमें कहाँ पर मिलता है, तो ये भूकंप के द्वारा मिलने वाला एक डैम था, जिसका निर्माण गुजरात में हुआ था। मतलब गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था तो जो जमीन थी वो काफी ज्यादा ऊपर उठ गई थी, और इधर आपका अगर पानी भर दे तो ये एक बांध टाइप का बन जाता है। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह ने ही इसको क्या है, मतलब समुद्र का जो पानी था इसके में एक दीवार उत्पन्न हो गई थी, और ये जो लहरें थी ये हमारे अंदर इंटर नहीं कर पाई, तो लोगों ने कहा कि अल्लाह ने ही इसकी क्या सुरक्षा कर दी, तो इसलिए लोगों ने इसका अल्लाह नाम रख दिया। और ये गुजरात में आया हुआ था, तो ये गुजरात में है, और गुजरात में जो रण ऑफ कच्छ में अर्थक्वेक आया था वहां से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पी भूकंपीय तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जब हम भूकंप का शेडो जोन पढ़ते हैं, जब हम तरंगों के छाया क्षेत्र पढ़ते हैं, तो ये दो प्रकार के शेडो जोन बनते हैं। एक बनता है पी तरंग का छाया क्षेत्र, और एक बनता है आपका एस तरंग का छाया क्षेत्र। तो छाया क्षेत्र मतलब जहां पर भूकंप की तरंगें नहीं पहुंच पाती। पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है वो हमेशा 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में बनेगा, ये हमेशा याद रखना। और एस तरंग का जो छाया क्षेत्र बनेगा, अभी मैं बता दूंगा कैसे बनेगा, ये 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री के बीच में ही बनेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, कौन सी तरंग पूछा गया, तो पी का ये वाला आना चाहिए, तो 105 से 145 का ऑप्शन दिया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब ये कैसे बनते हैं उसको समझे जरा। तो इसका जो कारण होता है तो वो तरंगों का रिफ्लेक्शन होता है। तो पी तरंग का अपवर्तन, तो पी तरंग का यहाँ पर क्या होता है, पी तरंग का अपवर्तन के कारण ये हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। और जो एस का आ रहा है वो एस तरंग की प्रकृति के कारण आ रहा है, तो एस तरंग की प्रकृति ही इस प्रकार की होती है, इस कारण से ये आता है। तो क्या होता है इसमें समझे जरा। तो अगर हम पी शेडो जोन की बात करें, यहाँ पर अगर हम पी तरंग छाया क्षेत्र को समझने का प्रयास कर लेते हैं यहाँ पर, कि पी तरंग छाया क्षेत्र कैसे बनेगा। तो पी तरंग छाया क्षेत्र को समझने के लिए आपको पता होता है कि अगर हम पृथ्वी के क्रस्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दो लेयर ले ली जाती हैं, एक अपन क्रस्ट ले लेते हैं और एक पूरे का पूरा आपका मेंटल वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो क्रस्ट एम लिख दे रहा हूं जिससे ज्यादा स्पेस ना जाए, एम से थोड़ा समझ में आ जाएगा मेंटल वाला। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पर अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ है, अगर यहाँ पर अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ है तो ये तरंगें यहाँ से निकलेंगी, और पी तरंग का नेचर है कि ये किसी भी माध्यम में गति कर सकती है। तो यहां तक तो अभी तक जो माध्यम है वो कैसा होगा, तो अभी तक जो पी तरंग चल रही है वो ठोस माध्यम में है। अब ये माध्यम ठोस है, अब जैसे ही पी तरंग यहां से इंटर करेगी, तो अब देखेंगे कि पी तरंग जैसे ही यहां से इंटर करेगी, तो ये एक किस माध्यम में है, ठोस माध्यम से तरल माध्यम में इंटर करती है। और तरल माध्यम से ये सीधी जब जाएगी तो यहाँ हिट नहीं करेगी, तो वैसे तो इसको नॉर्मली सीधा यहाँ जाना चाहिए और इस पॉइंट पर हिट करना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से, तो अपनी दिशा से रिफ्लेक्ट हुई और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से जाएगी। तो ऐसे करके एक रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है तरंगों के अंदर। तो ये तरंगे सीधी ना जाकर ऐसे करके रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये कहलाता है इनका हमेशा क्या, रिफ्लेक्शन। तो पृथ्वी की सतह पर, अब देखो इसमें समझ में नहीं आएगा, एक मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। तो अगर हम यहाँ पर समझें तो पृथ्वी की अब डिग्री कैसे निकाली जाती है,
तो मान लो कि ये 0 डिग्री का क्षेत्र है। अब 0 डिग्री के यहाँ से एंगल डालेंगे तो ये होगा हमारा कितना, 90 डिग्री का। ये तो हमें मैथ की कैलकुलेशन में पता है कि कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री से एंगल बनाएंगे तो ये एंगल बनेगा आपका, अंदाजे से बना रहा हूँ, ये 105 डिग्री का एंगल है। इस साइड भी अगर एंगल बनाया जाए तो 105 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर एक एंगल यहाँ पर बनाया जाए तो लगभग 145 डिग्री का एंगल है। सेम इधर बनाया जाएगा तो ये कितना होगा, 145 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 145 डिग्री का। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भूकंपी तरंगें आती है वो कभी भी इस क्षेत्र के अंदर नहीं आती, तो यहाँ पर कभी भी भूकंपी तरंगें नहीं आती हैं। तो इस क्षेत्र में भूकंपी तरंगें नहीं आएंगी, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, तो इन दोनों ही क्षेत्रों को बोला जाता है छाया क्षेत्र। और ये किस तरंग के द्वारा बन रहा है, तो पी तरंग का ये छाया क्षेत्र कहलाता है। इसलिए आंसर कहते हैं 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में। एस तरंग का जब भी तरंग छाया क्षेत्र बनेगा, एस तरंग का जो छाया क्षेत्र बनाएंगे वो किस तरीके से बनेगा, तो एस तरंग हम जानते हैं कि केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है, तो ये बीच का तरल माध्यम है। तो अगर यहाँ पर अर्थक्वेक उत्पन्न हुआ है तो यहाँ से ये तरंगे जाएंगे, तो ये पूरी पृथ्वी में गमन करेंगे, तो क्योंकि ये अभी ठोस माध्यम है। लेकिन अब यहां से जब ये तरंग जाएगी तो ये मैक्सिमम इस पॉइंट को टच करके निकल जाएगी। अब इसके आगे तरंग यहाँ पर विजिबल नहीं होगी, तो क्योंकि अब ये क्या आ गया, पूरे का पूरा एक बैरियर आ गया, तो इसके नीचे अब तरंग जा ही नहीं पाएगी। तो ये पूरे का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, एक शेडो में चला जाएगा। तो ये पूरे का पूरा एरिया क्या होगा, एक शेडो जोन में बदल जाएगा। तो ये पूरा एरिया क्या होगा, एक शेडो जोन में। अब ये डिग्री भी इसी तरीके से निकाली जाती, तो ये 105 डिग्री होता है, इस साइड भी 105। तो इधर के 105 से लेकर उधर के पूरब के 105 से लेकर पश्चिम के 105 तक आपको भूकंप दिखाई नहीं, और ये फिक्स नहीं कि नीचे ही होगा। फोकस सेंटर अगर चेंज हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एपी सेंटर भी चेंज हो जाएगा। ये पूरी पृथ्वी पर कभी भी किसी देश का नाम नहीं आता कि किस देश में भूकंप नहीं आएगा, जो इस डिग्री के बीच में उस समय आएगा तो वहां पर भूकंप नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती है। देखो यही मैंने बोला था कि जो अपवर्तन है यहाँ पर, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, तो कौन सी चेंज रिफ्रैक्ट होती है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन। अपवर्तन और परावर्तन, तो ये परावर्तित नहीं हो रही है, वापिस नहीं हो रही है। परावर्तन होता है जब कोई तरंग आ रही है और वो टकराकर लौट आ जाए, तो ये होता है रिफ्लेक्टन। और अगर ये तरंग एक माध्यम में आई और दूसरे माध्यम में जाकर चेंज हो गई तो ये कहलाता है अपवर्तन, उसका रिफ्रैक्शन। तो ये अपनी दिशा को बदलेगी। तो वो तरंग कौन सी है, तो पी तरंग क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। और एस का नेचर क्या है कि ये तरल माध्यम में जाएगी नहीं, तो जब जाएगी नहीं तो वहां पर अपने आप ही शैडो जोन बन जाएगा। तो इसलिए जो शैडो जोन बनेगा तो पी तरंग का याद रखना 105 डिग्री से 145 डिग्री, और इसका जब भी याद रखेंगे 105 डिग्री से 105 डिग्री। कई बार ऑप्शन में नहीं दिया होता 105 तो 103 लगा सकते हैं, इस तरीके का अगर ऑप्शन आता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसमें मर्केली स्केल, रेक्टर स्केल दोनों का यूज कर लिया जाता है। तो मर्केली स्केल से भी भूकंप की मात्रा नापी जाती है और रेक्टर स्केल से भी मापी जाती है, तो दोनों का यूज कर सकते हैं। एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है, ये तो हम कर चुके थे, तो पृथ्वी के अंदर अधिकेंद्र के नीचे, तो ये तो हम पढ़ सकते हैं अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर। तो इसमें ये वाला ज्यादा सही है, अधि पृथ्वी के अंदर अधिकेंद्र के नीचे होगा, लेकिन कहां पर होगा, 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारा फोकस सेंटर यहाँ पर है तो एपी सेंटर बिल्कुल उसके नीचे होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री के अंतराल पर ये दोनों हमेशा आते हैं। तो एपी सेंटर के 90 डिग्री पर फोकस होकर फोकस के 90 डिग्री पर क्या बनेगा, एपी सेंटर बनेगा। देशांतर या संपीड़न भूकंपी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हम देख चुके थे कि जो लॉन्गिट्यूडनल हैं इनको देखा जाए तो अनुदैर्ध्य तरंगें कहा जाता है। तो अनुदैर्ध्य तरंगें किन तरंगों को कहा जाता है, पी तरंगों को संपीड़ित करती हैं, क्योंकि इनमें कणों का कंपन आगे और पीछे की ओर होता है। इसलिए सही आंसर क्या आ जाएगा, पी वेव्स हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा।
सतही तरंगों के लिए कौन सा कथन सही? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ द सरफेस वेव? तो केवल भूप्रपटी के माध्यम से चलती हैं, तो ये तो सही है। ऑन द ट्रेवल थ्रू द क्रस्ट, तो क्रस्ट में ही चलती है, ये स्टेटमेंट सही है। वे तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगे होती है। अब देखो तत्व शब्द कंफ्यूज करता, तो यहां पर दे सकते दे आर द लोअर फ्रिक्वेंसी वेव्स कंपेयर टू बॉडी वेव्स। तो इसका मतलब तत्व वेव्स का मतलब क्या है? बॉडी वेव। इसलिए एग्जाम में आपके हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, और अगर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हिंदी और इंग्लिश को दोनों को यूज कर सकते हैं। तो जहां पर भी ये तरंगे इस तरीके की मिलती हैं, तो वहां पर आप क्या है, इन तरंगों को समझ जाएंगे कि ये बॉडी वेव से। इंग्लिश का देखकर आपको समझ में आ जाएगा। फिर दिया वे एक भूकंप मापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दे आर कैन बी इजिली आइडेंटिफाई द सिस्मोग्राफ। तो ये तो सही है, सिस्मोग्राफ से निकाल सकते हैं। वे तत्व तरंगों से पहले आते, दे अराइव फ्रॉम द बॉडी वेव्स। तो ये बॉडी वेव्स, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी अभी कि अगर इन तीनों तरंगों की आवृत्ति देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या देखनी होगी? आवृत्ति देखनी होगी। तो आवृत्ति का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस तरीके का। तो P और S क्या है? हमारी बॉडी वेव्स है, और L क्या है? हमारी धरातलीय तरंग है। तो यहां से समझ में आ जाएगा। और इसी आधार पर इनका वेग भी देखा जाता है, तो वेग का कॉन्सेप्ट भी सेम रहता है, लेकिन इनकी विस्फोटकता जो है, जो इनकी विस्फोटकता है वो उल्टी हो जाती है। विस्फोटकता बिल्कुल उल्टी होगी इनकी। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो ये स्टेटमेंट दिया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। यहां पर क्या दिया है? ये तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति है। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये दोनों हैं, ये बॉडी वेव्स हैं। बॉडी वेव्स की तुलना में सरफेस वेव जो एल वेव्स है, इसकी आवृत्ति कम है। तो दिख रहा है ना, आवृत्ति कम है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वे भूकंप मापी पर माप सकते हैं, ये भी सही है। तो तीन स्टेटमेंट तो हमारे सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब गड़बड़ कहीं ना कहीं चौथे स्टेटमेंट में है। ये तत्व तरंगों से पहले आ जाते हैं। पहले कैसे आ जाएंगे? तो वेग किसका सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा वेग पी का है, तो सबसे पहले पहुंचेगी पी तरंग और सबसे लेट पहुंचेगी एल तरंग। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये सबसे बाद में आते हैं। तो कभी भी बॉडी वेव्स से पहले नहीं जाएंगे। सरफेस वेव पहले बॉडी वेव्स जाएंगे, उसके बाद आपका सरफेस वेव्स जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या है? 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पूरे पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया था? अल्फ्रेड वैगनर, ब्रूनो गुटेनबर्ग। ये गुटेनबर्ग का नाम आएगा क्योंकि जो असंबद्धताएं निकाली गई थी, तो पूरी की पूरी जो हम जानते हैं असंबद्धताओं का जो अध्ययन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। तो जितनी भी असंबद्धताएं हैं वो हमारी किसके द्वारा निकाली गई थी? गुटेनबर्ग के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है। तो गुटेनबर्ग ने जो असंबद्धताएं डिसाइड की थी कि पृथ्वी का पूरा जो क्रस्ट है ये 5 असंबद्धताओं में विभाजित है। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहली लेयर होती है वो क्रस्ट की होती है, और उसके बाद मेंटल और कोर। तो गुटेनबर्ग ने इसको कहा था क्रस्ट। मतलब क्रस्ट तो पहले था, कहा इन्होंने क्या था? इन्होंने कहा कि ये मेंटल लेयर है और ये आपका कोर का पार्ट है। तो इनका ये कहना था कि जो क्रस्ट और मेंटल वाला भाग होता है, तो इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। तो इन दोनों के बीच में एक भूकंप की तीव्रता के आधार पर एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, और एक असंबद्धता हमें गुटेनबर्ग की यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन दोनों असंबद्धताओं को क्या कहा जाता है? तो इसको नाम दिया गया था मोहो अशांति क्षेत्र या मोहो असंबद्धता, और इसको नाम दिया गया था गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो ये गुटेनबर्ग के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए नाम भी देखो उनका आया हुआ है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। लेकिन फिर इन्होंने ये कहा कि क्रस्ट भी दो भागों में डिवाइड होता है, तो इसके बीच में जो असंबद्धता आती है उसको कॉनरोड कहा जाता है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता आती है उसको कॉनरोड कहते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि जो मेंटल है इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो इसको रैपिटी असंबद्धता कहा गया। और फिर इन्होंने कहा कि जो कोर है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है,
तो इसको अपर कोर और आउटर कोर और इनर कोर के नाम से जानते थे। इसके बीच में जो असबंधता आती है उसको लहमन बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पृथ्वी को टोटल 2 मुख्य असबंधताएं और 3 मध्यम असबंधताओं में विभाजित किया था। तो ये गुटेनबर्ग सही आंसर होगा। इसके बाद रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसके प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिपादन करता है? तो रिक्टर पैमाने पर जब भी मापा जाता है तो यहाँ पर जो स्केल होती है, रिक्टर स्केल जो होती है सिस्मोग्राफ में, उसमें 0 से पॉइंट स्टार्ट होते हैं और ये पॉइंट आपके जो रहते हैं पूरे के पूरे, ये पॉइंट 9 तक रहेंगे। तो 0 से 9 तक पॉइंट रहेंगे और हर आने वाला पॉइंट अपनी 10 गुना तीव्रता को दिखाता है। जैसे अगर मान लो कोई 5 रेक्टर पॉइंट पर आया है तो अगला 6 पर अगर आएगा तो इन दोनों में अंतर होगा कि 6 रेक्टर स्केल पर आने वाले भूकंप का जो प्रभाव है, जो भूकंप की तीव्रता या विस्फोटकता है, वो पिछले भूकंप की तुलना में 10 गुना ज्यादा होगी। क्लियर हुआ यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इसका आंसर लगा सकते हैं, तो मापे गए विस्तार से 10 गुना बढ़ोतरी, तो 10 गुना ज्यादा ही होता है, तो ये भी आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन बताएं क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगें तरल माध्यम में यात्रा कर सकते हैं? तो अभी हम पढ़ चुके थे दोनों नेचर पी और एस का। तो ये आपकी ठोस में भी जाते हैं और तरल में भी जाते हैं, और एस जो है ये केवल ठोस में जाते हैं, तरल में नहीं जाती हैं, ये दोनों में ही जाती हैं। तो ये तरंग का नेचर कौन सा होगा? पी तरंग। ठीक है, तो पी तरंग का नेचर क्या होगा? ये दोनों ही नेचर में मूव कर सकती है, ठोस और द्रव के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को कल कंप्लीट कर लेंगे। भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है, मतलब क्रस्ट से नीचे अगर मेंटल में जाते हैं तो क्रस्ट में 6-7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, और जैसे ये क्रस्ट में एंटर करती तो इनकी गति 13-14 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इतनी स्पीड से ये गति करती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। ठीक है, प्रवार कोड सीमा का निर्धारण मोह असबंधता के द्वारा किया जाता है। तो प्रवार कोड की अगर हम बात करें कि जो असबंधता थी हमारी, सबसे ऊपर की असबंधता है क्रस्ट, तो सबसे ऊपर का भाग है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आता है दूसरा भाग आपका मेंटल, और उसके बाद आता है कोर। तो 3 भाग थे हमारे। तो प्रवार किसे कहा जाता है? तो पहले तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो क्रोड प्रवार कोड सीमा का निर्माण मोह असबंधता के द्वारा होता है, द मेंटल कोर। तो मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है यहां पर, तो इस डिसकंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग कहते हैं। अभी मैंने बताया था, देखो अभी मैंने सारी की सारी असबंधताएं बताई थी, तो यहां पर देखेंगे आपको खुद मिल जाएगा। तो क्रस्ट, तो ये हो गया हमारा पूरे का पूरा मेंटल, और मेंटल के नीचे जो कोर, तो इसके बीच में जो असबंधता मिल रही वो कौन सी है? गुटेनबर्ग असबंधता। इसलिए का मतलब है ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। प्रवार भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग असबंधता के द्वारा होता था, मेंटल क्रस्ट। तो मेंटल क्रस्ट के बीच में जो असबंधता मिलती है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, तो यहाँ पर जो मिलती है वो मोह असबंधता मिलती है। इसको मैं दिखा दे रहा हूं। अभी मैंने बताया था, तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट का एरिया हो गया, ये मेंटल का एरिया। तो बीच में जो असबंधता मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? मोह डिसकंटिन्यूटी। तो ये क्या कह रहा है? निर्धारण गुटेनबर्ग के द्वारा होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। परवार मुख्यतः लोहा एवं निकिल से बना होता है। तो ये लोहे निकिल की अगर हम बात करेंगे, इसी में करा दे रहा हूं, देखो। तो जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है हमारा, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। मेंटल वाले पार्ट में सिलिका और मैग्नीशियम, और इसमें निकिल और एफी सबसे ज्यादा, तो इसलिए इसको सियाल, सीमा और नीफे बोलते हैं। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? परवार मुख्यतः लोहा और निकिल से बना होता है। परवार यानी कि मेंटल, तो मेंटल जो है वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ये निकिल जो है ये कोर में पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन बना। एक इंटरेस्टिंग बात है कि कितना कंफ्यूजिंग और कितना बड़ा क्वेश्चन बनाया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं
तो कभी भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होता है। तो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। केवल अब देखो, ये भूकंप के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक है, तो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना अच्छे से आती है तो आप भूकंप का टॉपिक भी अच्छे से कर सकते हैं। भूकंप मात्रा से संबंधित रिक्टर मापक का मध्यम विस्तृत होता है, तो ये तो हम देख चुके हैं, 0 से 9 स्केल तक ये रहता है। तो ये आज के आपके कुछ क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास में हमने 1 to 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अभी आपके लगभग 15-16 क्वेश्चन और हैं। तो 26 से स्टार्ट करेंगे, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और कल में इसमें कुछ नेक्स्ट डे में जब हम करेंगे इसको, तो उसमें कुछ कोशिश करेंगे कि न्यू क्वेश्चंस को भी ऐड कर लें। तो अपन लगभग 25 क्वेश्चन और बना लेंगे, तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन और ऐड करके एक पूरी की पूरी 1 घंटे की क्लास बनाएंगे, जिसमें जो क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं, जो क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बन पाए, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे भारत से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, भूकंप के इम्पैक्ट के क्वेश्चन इसमें नहीं है जैसे, तो वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं इसमें अपन और ज्यादा ऐड करेंगे। तो उसके बाद ही आपका भूकंप का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास थी, और सभी लोग क्लास को, जितने भी लोग देखते हैं, सबसे निवेदन है कि क्लास का कमेंट करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। तो आपके कमेंट से ही क्या होगा, चीजों में इंप्रूव आएगा, हमें इंप्रूवमेंट आएगा और हमें भी मोटिवेशन देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।